हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग सीडीपी के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट के साथ साथ अदर टीचिंग एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, ये सुपर रिविजन सीटेट का चल रहा है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ले रहे हैं। समझ लीजिए एक तरह से मैराथन ही चल रहा है। तो आपको बता दूं कि आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आकलन और मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन होंगे। किस कहाँ से होंगे? आकलन एवं मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मापन का शिक्षा में महत्व है। देखिए, शिक्षण विधि बनाने में, मूल्यांकन करने में सहायक और योग्यता की मात्रा जानने में उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है जो मापन का है, मापन का शिक्षा में क्या महत्व है। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि यहाँ पे शिक्षण विधि बनाने में भी मापन का महत्व है, मूल्यांकन करने में भी सहायक है और योग्यता की मात्रा जानने में भी ये सहायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, व्यापक होता है, सीमित होता है, संकुचित होता है और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मूल्यांकन होता है ना, जो इसका क्षेत्र होता है ये क्या होता है? व्यापक होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। जो कि मूल्यांकन का क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जा सकते हैं कि मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है या संकुचित होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। जो मूल्यांकन का क्षेत्र होता है वो क्या होता है? व्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। देखिए इसमें कहा गया है कि एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था पेडागोजी में कि क्या होता है कि आपके 4 ऑप्शन दिए होते हैं जिनमें 3 ऑप्शन आपके सही होते हैं, उनको हमें गलत करना पड़ता है और एक ऑप्शन गलत होता है जिसको हमें सही करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे नहीं वाले क्वेश्चन के लिए वो कंडीशन थी, तो इसमें भी वही आपको फार्मूला ऐड करना है। ठीक है, देखिए एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, विश्वसनीयता, वैधता, सीमितता और व्यावहारिकता। तो देखिए यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। क्योंकि एक उत्तम परीक्षण की विशेषता ये नहीं होती सीमितता। ठीक है, एक सीमित नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए शिक्षा में यह मूल्यांकन का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, शिक्षा में यह मूल्यांकन का क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर भी आपके नहीं वाले क्वेश्चन है। तो बुद्धि परीक्षा, अभिक्षमता परीक्षा, विवेकता और रुचि परीक्षा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा? विभेदकता। ठीक है, ये क्या है कि मूल्यांकन का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, मापन व मूल्यांकन क्रमशः होते हैं संख्या व गुणबोधक, गुण व संख्या बोधक, योग्यता व क्षमता बोधक और इनमें से कोई नहीं। देखिए मापन व मूल्यांकन होते हैं। ठीक है, तो मापन और मूल्यांकन होते हैं वो क्या होते हैं? संख्या व गुण बोधक होते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निम्न में से एक विधि मानसिक चिकित्सा हेतु प्रयुक्त की जाती है। कह रहा है कि इसमें से एक विधि क्या है? मानसिक चिकित्सा हेतु प्रयोग की जाती है। स्वप्न विश्लेषण विधि, रोसी विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और व्यक्तित्व विधि। देखिए मानसिक चिकित्सा की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, स्वप्न विश्लेषण विधि। ठीक है, स्वप्न विश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए कौन सी विधि व्यक्तित्व के उन पहलुओं को उजागर कर देती है जिनसे वह स्वयं अभिज्ञ होता है। ठीक है, कराए कौन सी विधि व्यक्तित्व के उन पहलुओं को उजागर कर देती है जिनसे वह अनभिज्ञ होता है। साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि, प्रेक्षण विधि और आत्मकथा लेखन विधि। देखिए यहाँ पे पूछा जाए कि वो कौन सी विधि है व्यक्तित्व और उन पहलुओं को उजागर कर देती है और जिससे वह अनभिज्ञ होता है। ठीक है, जिससे कि वह अनभिज्ञ होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा, प्रेक्षण विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को योग्यताओं, रुचियों व अवसरों के अनुकूल चुनाव में सहायता देना, समायोजन की क्षमता प्रदान करना, भविष्य को प्रगतिशील बनाने में परामर्श देना और उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा कि यहाँ पे पूछा गया है शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को, देखिए भाई, योग्यता, रुचि, अवसर के अनुकूल चुनाव करने में सहायता देगा, समायोजन करने की क्षमता प्रदान करेगा और भविष्य में प्रगतिशील बनने का परामर्श देगा। तो ये आपके तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ इसका आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए प्रशिक्षण व रोजगार सेवा संगठन समिति की नियुक्ति किस सन में हुई थी? देखिए
आपके ऐसे क्वेश्चन टेट में पूछे जा सकते हैं। प्रशिक्षण व रोजगार सेवा संगठन समिति की नियुक्ति किस सन में हुई? 1925 में, 1990 में, 1890 में, 1927 में, 1945 में। देखिए, तो जो प्रशिक्षण रोजगार सेवा संगठन की जो समिति हुई, नियुक्ति हुई थी, तो आपके यह 1945 में हुई थी। ठीक है, 1945, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, कक्षा में संपन्न निर्देशन है। देखिए कहा है जो कक्षा में संपन्न निर्देशन है, व्यक्तिगत निर्देशन, परामर्श सेवा, सामूहिक निर्देशन, व्यावसायिक परामर्श। देखिए, कक्षा में संपन्न निर्देशन की बात हो रही है, किसकी हुई? संपन्न निर्देशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्या? सामूहिक निर्देशन। क्या होगा? सामूहिक निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, निर्देशन सेवाओं को सक्रिय व रोचक बनाने हेतु स्कूल में स्थापना की जानी चाहिए। देखिए, यहाँ से कहा गया है कि निर्देशन सेवाओं को सक्रिय व रोचक बनाने हेतु स्कूल में स्थापना की जानी चाहिए। शैक्षिक व्यावसायिक कक्ष की, सामूहिक निर्देशन कक्ष की, कैरियर कार्नर के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, निर्देशन सेवाओं को आप सक्रिय बनाने के लिए क्या करेंगे आप, मतलब यहाँ पे स्थापना की जानी चाहिए, तो यहाँ पे आपकी कैरियर कॉर्नर की स्थापना की जानी चाहिए। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, वैदिक युग में शिक्षा दी जाती थी। पूछा जा रहा है कि जो वैदिक युग में शिक्षा दी जाती थी वो किस प्रकार से दी जाती है। ठीक है, विद्यापीठ में, मंदिर में, गुरुकुल में और मठ में। तो देखिए, जो वैदिक काल को जो शिक्षा दी जाती थी वह गुरुकुल में दी जाती थी। आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, मूल्यांकन की प्रकृति है गुणात्मक, परिणात्मक, दोनों ही और कोई नहीं। तो देखिए, जो मूल्यांकन की जो प्रवृत्ति होती है वह गुणात्मक भी होती है और परिणात्मक भी होती है। ठीक है, परिणात्मक भी होती है, तो इसलिए आप यहाँ का दोनों सही करेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। देखिए, मापन का कार्य है निदान करना, पूर्व कथन, सस्पल्य और उपरोक्त सभी। देखिए, तो जो मापन कार्य होता है आपका, ये क्या होता है? यहाँ पे निदान भी होता है, पूर्व कथन भी होता है और सस्पल्य भी होता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, दोनों कोई नहीं। देखिए, यहाँ उद्देश्य केंद्रित परीक्षा की बात हो रही है, तो देखिए जो उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है ना, वह वस्तुनिष्ठ भी होती है और निबंधात्मक भी होती है, इसलिए यहाँ पे आपका डी BC ऑप्शन सही होगा, दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, अधिगम का शिक्षा में योगदान है, व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में और उस उपरोक्त सभी में। देखिए, पूछा गया कि जो अधिगम का जो शिक्षा में योगदान है, तो ये क्या है? देखिए, व्यवहार परिवर्तन में, इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, जो भी लोग लगाएंगे उपरोक्त तो सभी बिल्कुल वो गलत है, क्योंकि नवीन अनुभव प्राप्त करने में और समायोजन में अधिगम का कोई योगदान नहीं है। तो 16 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, जॉन डेवी का कथन है, विद्यालय एवं विशेष वातावरण है, विद्यालय एक तकनीकी वातावरण है, विद्यालय एक साधारण वातावरण और विद्यालय एक अनौपचारिक वातावरण। देखिए, जॉन डेवी का कथन है, कहा गया कि इसमें जॉन डेवी का कथन क्या करता है। ठीक है, तो देखिए, विद्यालय एक विशेष वातावरण है, इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, लर्निंग ईवी क्या है? लर्निंग ईवी क्या है? प्रतिवेदन, पत्रिका, पुस्तक और नीति। देखिए, जो लर्निंग ईवी आपको बहुत डीप में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि लर्निंग ईवी क्या है। देखिए, यहाँ पे प्रतिवेदन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है। छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन आरंभ हुआ था भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में। देखिए, छात्रों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन आरंभ कहाँ से हुआ था? ठीक है, तो देखिए, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में आरंभ हुआ था। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू हुआ? देखिए, यहाँ पे छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन आरंभ हुआ, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू हुआ? ठीक है, 1920 में, 1970 में, 1948 में, 1957 में। तो यहाँ पे आपका 1920 में आरंभ हुआ था, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई। ठीक है, जो छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई, मल्होत्रा समिति से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, रेड्डी समिति से और अध्यापक शिक्षा परिषद से। देखिए, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, मल्होत्रा समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक व्यवहार सुधार का प्रत्यय दिया, फ्लेडर्स ने, DG रावण ने, NL गेज ने और ओवर ने। ठीक है, तो शिक्षक व्यवहार सुधार का प्रत्यय की बात हो रही है यहाँ पे, शिक्षक व्यवहार
व्यवहार सुधार प्रत्यय की बात हो रही, तो इसको आपको डीजी रामन ने दिया था, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, शिक्षण व्यवहार की प्रमुख प्रविधि है, अनुकरणीय प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, दोनों ही और कोई नहीं। देखिए, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि जो शिक्षण व्यवहार का जो प्रमुख विधि है वो अनुकरणीय भी है और सूक्ष्म शिक्षण भी, इसलिए आपका यहाँ पे दोनों सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। शिक्षण कौशलों के विकास व सुधार की प्रविधि है। ठीक है, अनुकरणीय प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, प्रशिक्षण समूह और अंतःक्रिया विश्लेषण। देखिए, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशलों का अर्थ है अनुदेशनात्मक क्रियाएं, शिक्षण क्रियाएं, शिक्षण व्यवहार और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षण कौशल के अर्थ से संप्राय यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें अनुदेशनात्मक क्रियाएं भी शामिल होती हैं, शिक्षण क्रियाएं भी शामिल होती हैं और शिक्षण व्यवहार भी शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्बलन कौशल को हम क्यों प्रयुक्त करते हैं। देखिए, यहाँ पे कहा गया कि पुनर्बलन कौशल जो होता है हम उन्हें क्यों प्रयुक्त करते हैं, छात्रों के प्रोत्साहन हेतु, शिक्षण का अग्रसरण हेतु, अधिगम रुचिकर हेतु और उपरोक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि छात्रों के प्रोत्साहन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं उसका, शिक्षण का अग्रसरण के लिए भी और अधिगम को रुचिकर बनाने हेतु पुनर्बलन कौशल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। शिक्षण कौशल को अध्यापक प्रयुक्त करता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में ही और कोई नहीं। देखिए, शिक्षण कौशल का प्रयोग जो अध्यापक होता है ना, वो कक्षा के अंदर भी करेगा, कक्षा के बाहर भी करेगा। तो यहाँ पे आपका बी सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, शिक्षण कौशल की कुल संख्या है। देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि शिक्षण कौशल की कुल संख्या कितनी है, तो 24, 23, 22 और 26। तो देखिए, आपके जो शिक्षण कौशल की जो कुल संख्या है वो आपकी 23 है। ठीक है, कितनी है, 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, वस्तुनिष्ठता के मूल्यांकन क्या है, सॉरी व्यक्तिनिष्ठता के मूल्यांकन क्या है। ऐसा परीक्षण जहां परीक्षक मूल्यांकन अपने ज्ञान के आधार पर करता है, ऐसा मूल्यांकन जहां व्यक्तित्व का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, विषय वस्तु गौड़ हो जाए और जब किसी व्यक्ति के सर्वा बना दिया जाए और किसी विचार को निरपेक्ष दृष्टि के बदले सापेक्ष दृष्टि से देखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए व्यक्तिनिष्ठता मूल्यांकन क्या है, तो इसका सही आंसर आपका बी होगा कि ऐसा मूल्यांकन जहाँ व्यक्तित्व का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे और विषय वस्तु गौड़ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि विद्यार्थी के अधिगम का मूल्यांकन प्रमुख रूप से होना चाहिए सतत एवं व्यापक प्रक्रिया से, प्रत्येक शिक्षा सत्र के अंत में, प्रत्येक पाठ के अंत में और वार्षिक प्रक्रिया से। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थी का जो अधिगम एवं मूल्यांकन का जो कैसा रूप प्रमुख रूप होना चाहिए, तो आपका सतत एवं व्यापक प्रक्रिया से होना चाहिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है प्रश्नावली, प्रक्षेपणात्मक, केस अध्ययन और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो व्यक्तित्व मूल्यांकन की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो आपकी केस अध्ययन है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब सभी अध्यापक मूल्यांकन करें, सभी उद्देश्य मूल्यांकित किए जाएं, बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो और संपूर्ण विषय वस्तु का मूल्यांकन हो। देखिए, मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है, त्रिभुजाकार, द्विविमीय, एकल और चतुर्भुजाकार। देखिए, जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, कहा गया है कि इसको किस रूप में माना गया है। ठीक है, तो देखिए जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसको त्रिभुजाकार के रूप में माना गया है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, मूल्यांकन सहायक है संचयी अभिलेख तैयार करने में, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में, अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाने में और उपरोक्त सभी। देखिए, जो मूल्यांकन जो सहायक है ये संचयी अभिलेख तैयार करने में भी है, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी है और अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाने के लिए है, तो इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, सतत मूल्यांकन का कार्य है शिष्यों व अध्यापकों की कमजोरियों का पता लगाना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना और उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण कर पाना, ये सतत मूल्यांकन का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
देखिए शिक्षण के मूल्यांकन चरण का ध्येय है यह जानना कि शैक्षिक उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए हैं, अध्यापक की कमियों को जानना, विद्यालय के स्तर को ऊंचा उठाना और शिक्षण रणनीतियों की प्रभावशीलता को जानना। तो देखिए जो शिक्षण के मूल्यांकन चरण का जो ध्येय होता है वह यह होता है कि यह जानना कि शैक्षिक उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है बालकों का ध्यान केंद्रित करने में, बालकों को तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में, कक्षा को अधिक से अधिक तंग करने में और शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करने में। देखिए दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है, यहाँ पे दैनिक मूल्यांकन की बात हो रही है। तो देखिए इसका क्या होगा कि बालकों को तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में यह मदद करता है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए व्यक्तित्व के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है प्रश्नावली परीक्षण, ड्रा ए मैन और सर्वे परीक्षण और प्रक्षेपण परीक्षण। देखिए व्यक्तित्व के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो यहाँ पे देखिए सर्वे परीक्षण विधि है। यह सर्वे परीक्षण के माध्यम से व्यक्तित्व के मूल्यांकन को हम लोग अच्छे ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निम्न में से क्या एक मूल्यांकन का महत्व नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया था कि 3 ऑप्शन आपके सही होते हैं जिनको हमें गलत करना होता है और एक ऑप्शन गलत होता है जिनको हमें सही करना होता है। ठीक है, ये ट्रिक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए कक्षा के उद्देश्यों को पूरा करना, अधिगम कठिनाइयों को मालूम करना, विद्यार्थियों की समस्याओं को बढ़ाना और विद्यार्थियों की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना। देखिए मूल्यांकन का महत्व नहीं है, तो देखिए इसका सी ऑप्शन आपको सही करना होगा कि विद्यार्थियों की समस्या को बढ़ाना। आप मूल्यांकन करने के बाद विद्यार्थियों की समस्या को नहीं बढ़ाएंगे तो ये गलत है, इसलिए यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा। क्यों होगा सही होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा है कि नहीं वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निम्न में से क्या अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है? वैधता, विश्वसनीयता, न्याय संगतता और ये सभी। तो देखिए जो एक अच्छे मूल्यांकन की जो विशेषता होती है उसमें वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है और न्याय संगतता भी होती है, इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे बात हो रही है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों का वितरण किया जाता है। ठीक है, इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सर्वोत्कृष्ट यानी A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, देखिए तो A+ ग्रेड के अंदर रखने वाले छात्र का होंगे 90% से 100%। कितना होंगे? 90% से 100%। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मानदंड है। ठीक है, ये युक्ति संगत होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, ये तुलनीय होते हैं और ये सभी। ठीक है, तो देखिए अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का जो मानदंड होता है वह युक्ति संगत होते हैं, ये विश्वसनीय भी होते हैं और ये तुलनीय भी होती हैं, इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन में कहा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। देखिए छात्रों के विभिन्न विषयों क्षेत्र में सफलता पर स्तर, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और छात्रों के वैयक्तिक कौशल एवं रुचि अभिवृद्धि। देखिए मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए ये पूछा गया था। देखिए छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए व्यवहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कभी करना 3 आपके सही होंगे जिन्हें हमें गलत करना, एक गलत होगा जिनको हमें सही करना है। ठीक है, ये आपका ट्रिक है। देखिए यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका का सर्वाधिक आवश्यक है। फीडबैक मुहैया करना जो विद्यार्थियों को समझने में और अगले कदम उठाने में सहायता करता है। शिक्षा प्राप्ति के लिए लक्ष्य विद्यार्थियों के साथ बांटना और स्व निर्धारण के विद्यार्थियों को शामिल करना। देखिए व्यवहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन का जो अर्थ नहीं होता है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा कि यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी छात्र को सुधारने के लिए अध्यापक ही सुधारेंगे, घर के पेरेंट्स भी उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा और लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। देखिए जो बच्चों का जो मूल्यांकन होना चाहिए ना वो आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा होना चाहिए, न कि बोर्ड परीक्षा के द्वारा और न कि गृह परीक्षा के द्वारा, नहीं लिखित और मौखिक परीक्षा के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
देखिए वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है, किंतु परिषद स्तर पर नहीं कहलाता है। ठीक है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, निरीक्षण, अवलोकन और व्यापक मूल्यांकन। देखिए वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देश के आधार पर किया जाता है, किंतु परिषद बोर्ड के स्तर पर नहीं कहलाता है। अब विद्यालय आधारित मूल्यांकन उसको हम क्या कहेंगे, पूछा कि किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं, तो वो क्या कहलाता है, तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन उसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड हो और सुधारा जाए इस पर, और शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो सी आंसर होगा, क्योंकि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। ठीक है, इस पर बल देता है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए सत्य, असत्य, सही, गलत, हाँ नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न के उदाहरण होते हैं। देखिए ये आपको आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको ट्रिक बताया था, जो गलत होते हैं उनको सही किया जाता है और जो सही होते हैं उन्हें गलत किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए यह क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। मिलान प्रकार के प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न, वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न और इनमें से कोई नहीं। देखिए वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न क्या है, वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न जिसमें वैकल्पिक उत्तर का मतलब जिसमें अधिक जो ऑप्शन होते हैं वो सही होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन उसका सही होगा, सॉरी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है और उसके लिए उचित उपकरण नहीं है। मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल अद्वितीय कार्य। तो देखिए जो सत्र परीक्षा होती है यह क्या होती है, रचनात्मक आकलन के लिए उपयोगी नहीं उपकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है। लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और इनमें से कोई नहीं। देखिए ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, क्या है ये लघु उत्तरीय प्रश्न के प्रकार से, क्योंकि पौधे और जानवरों के बारे में 4 अंतर बताने के लिए कहा गया है, 4 अंतर, तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न का सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और सामाजिक निर्भय। देखिए जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वो क्या होता है, वो होता है अंतर्मुखी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। अंतर्मुखी का रिलेटेड ही अंतर्मुखी से, आत्म केंद्रित का जो रिलेशन है वो अंतर्मुखी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है सुंदर लिखने की इच्छा, अच्छे वस्त्र धारण करना, दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च शिक्षा प्राप्ति। ठीक है, तो देखिए जो समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है वो क्या पाया, दृढ़ इच्छा शक्ति। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया। देखिए व्यक्ति की पहचान करने में सहायक है। व्यक्ति की शिक्षा, व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य, बाह्य भिन्नताएं और उपरोक्त सभी। देखिए बाह्य भिन्नताएं आपका सही होगा। ठीक है, व्यक्ति की पहचान करने में सहायक होता है क्या, बाह्य भिन्नताएं। आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक समान स्ववृत्ति जो एक समूह अथवा एक संस्था के प्रति होती है कहलाती है जिज्ञासा, अभिवृत्ति, तृष्णा और अधिगम। देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह बी ऑप्शन से होगा, अभिवृत्ति। ठीक है, अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण क्या किया है, युंग ने, हेमेन ने, आलपोर्ट ने और ड्रेवर ने। देखिए व्यक्तित्व का जो सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किया था ये किसने किया था, तो ये युंग ने किया था। जो व्यक्तित्व परीक्षण का इन्होंने क्या किया था, सिद्धांत दिया था। तो युंग आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखिए टीएटी परीक्षण किसका मापन करता है, बुद्धि का, उपलब्धि का, व्यक्तित्व का, रुचि का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके टेट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपके टेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए टीएटी परीक्षण किसका मापन करता है, देखिए टीएटी परीक्षण जो है व्यक्तित्व का मापन करता है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व निम्नलिखित में किस पर आधारित है, शील गुण पर, उत्तेजना अनुक्रिया पर, शरीर द्रव्यों पर और क्षेत्र पर। ठीक है, व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्तित्व होता है, जो व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस शरीर द्रव्यों पर आधारित है। किस पे है, शरीर द्रव्यों पर। तो ठीक है, तो ये थे आज के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट और अदर टीचिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको
कैसा लगा। तो जय हिंद, जय भारत।